नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है कुमार आर्यन और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे बेसिकली मैं आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ हिंदी में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मैनेजमेंट का चार्ट नंबर 11। पूरा मैनेजमेंट को हम लोग पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं थ्रू चार्ट्स, थ्रू नोट्स। तो ये जो चार्ट है, ये चार्ट नंबर 11 का वीडियो है। इससे पहले चार्ट नंबर 1 से लेकर के चार्ट नंबर 10 तक का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। वो आपको प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। आज का ये वीडियो चार्ट नंबर 11 पे बेस्ड है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये जो चार्ट का वीडियोस आ रहा है, ये काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि यही चार्ट का वीडियो से फिर मैं मैराथन सेशन लेके आऊँगा और उसमें आपको बहुत नंबर इन्हांस हो जाएँगे। ठीक है? आज हम लोग चार्ट नंबर 11 को डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या-क्या देख रखा है, उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशनल प्रोसेस क्या है, मोटिवेशनल थ्योरीज़ में कंटेंट थ्योरीज़ क्या होता है, प्रोसेस थ्योरीज़ क्या होता है। फिर एक-एक करके हम लोग कंटेंट थ्योरीज़ देखने लगे। सबसे पहले देखा कि मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स क्या होता है, फिर देखा एल्डरफर हायरार्की ऑफ नीड्स क्या होता है, फिर मैक्लेलैंड थ्योरी ऑफ नीड्स क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि हर्ज़बर्ग का टू फैक्टर थ्योरी क्या है, उसका क्रिटिसिज्म क्या है। फिर हम लोगों ने देखा कि मैकग्रेगर का थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई क्या कहता है, थ्योरी जेड क्या कहता है, इंस्टिंक्टिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या है और हेनरी मरे का मैनिफेस्ट नीड्स थ्योरी क्या है। फिर हम लोग प्रोसेस थ्योरीज में आ गए। प्रोसेस थ्योरी में सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या है, फिर एडम्स इक्विटी थ्योरी क्या है, फिर हैकमैन एंड ओल्डहम का जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल देखा, फिर पॉटर एंड लॉलर मॉडल देखा। आज हम लोग देखने वाले हैं हॉथॉर्न इफेक्ट और दूसरा एग्रेगरिस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये बहुत आसान है, आराम से आपको याद हो जाएगा। प्रोसेस थ्योरीज में सिर्फ 2 थ्योरी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। अगर आपने मेरा सिलेबस वाला वीडियो देखा है तो आपको मालूम होगा। एक एडम्स इक्विटी थ्योरी दिया हुआ है और ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दिया है। तो आप पूछोगे कि सर ये बाकी जो है, जैसे हैकमैन एंड ओल्डहम, पॉटर एंड लॉलर और हॉथॉर्न इफेक्ट, एग्रेगरिस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं? ये सब इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि इससे आपके एग्जाम में सवाल दिख जाते हैं। तो भले ही ये सिलेबस में ना दिया गया हो, लेकिन मैनेजमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसीलिए एग्जाम में भी आपको सवाल पूछे जाते हैं। डायरेक्टली पूछता नहीं है, लेकिन एमसीक्यू पे बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। तो एमसीक्यू के लिए आपको एक बार ये सब का आइडिया रहना चाहिए कि क्या थ्योरी में क्या बात हो रहा है। अगर ये आपको मालूम चल गया तो आप एमसीक्यू में भी जाकर के फोड़ के आइएगा। ठीक है? तो मेरा जिम्मेदारी बनता है कि आपको हर चीज़ मैं पढ़ा दूँ। ठीक है? तो ये जो थ्योरी है, या फिर वो कहें कि ये जो चार्ट है, ये चार्ट नंबर 11 है। ठीक है? इसका ही आज हम लोग अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे, समझ जाएँगे। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसका बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर आएँगे। ठीक? पहले हॉथॉर्न इफेक्ट हम लोग देखते हैं कि हॉथॉर्न इफेक्ट क्या है। ठीक है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं हॉथॉर्न इफेक्ट। अब देखिए, जो है ना, आप नाम से ही सब कुछ याद करने की कोशिश करिए। नाम से अगर आपको याद हो जाएगा ना, तो आप वहाँ जाके एमसीक्यू अच्छे से फोड़ के आइए। हॉथॉर्न मतलब कि एक एक आदमी था, ठीक है? ये एक मैनेजर है, एक फैक्ट्री का, और ये भी एक फैक्ट्री का मैनेजर है। ठीक है? मतलब ये दोनों साथ में मैनेजिंग करता है। तो ये लोग क्या किया, एक दिन क्या किया कि बहुत सारा एम्प्लॉय काम कर रहा था। ठीक है? बहुत सारे एम्प्लॉय मिल करके काम कर रहा था। ठीक है? तो ये लोग दोनों क्या किया, इन लोग पे लाइट बढ़ा दिया। जितना लाइट पहले देता था ना, अब उससे लाइट बढ़ा दिया। तो जैसे लाइट बढ़ा दिया ना, तो सब आदमी लोग सोचने लगा, हाँ, ये क्या हो गया? हाँ, ये क्या हो गया? कोई नज़र लगा के रखा है क्या हम लोगों पे? हाँ, ये क्या हो गया? कहीं पर हम लोग का वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है? हाँ, ये क्या हो गया? तो सब कोई हाँ, हाँ करने लगा। मतलब सरप्राइज़ हो गया और फिर ज़्यादा काम करने लगा। समझे? तो जब टॉर्च मारा, तो लोग ज़्यादा काम करने लग गया। तब ये मैनेजर लोग सोचा कि यार देखो, जैसे ही आदमी लोग को लगता है कि नज़र गया, ज़्यादा काम करता है। एग्जाम्पल, जब आप मान लीजिए कि चीटिंग कर रहे हो एग्जाम में, ठीक है? और वहाँ पर कोई टीचर आ जाए, मान लीजिए कि यह आप है, या चीटिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर एक आदमी आ गया है जो टीचिंग करता है मतलब कि टीचर है, वो आप में नजर जड़ा गड़ा लिया है। तब आप बोलिएगा, ऐसे देखिएगा, आप झूठ मूठ कर लिखने लगिएगा, चीटिंग नहीं करिएगा, लिखने लगिएगा। तो टीचर भी समझ गया ना कि आप पे नजर जाएगा, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है? इसी तरह से ये हॉथॉर्न इफेक्ट क्या कहता है कि जब हम लोग ये थॉर्न के जैसा एक टॉर्च जलाते हैं, तो क्या होता है, आदमी लोग हॉ कर देता है और अपना काम इंप्रूव कर लेता है। अगर कोई इसको देख नहीं रहा हो तो नॉर्मल काम करेगा, लेकिन अगर उसको कोई देख रहा हो तो बढ़िया से काम करने लगेगा। अगर कोई इसको नहीं देख रहा हो
तब तो वो खुद गाली बकेगा, डांटेगा, चिल्लाएगा, अंट-शंट बकेगा, काम भी नहीं करेगा। लेकिन अगर उसमें टॉर्च जला दिए, फ़ोकस उस पर डाल दिए, सबको उसको देखने लगा, तब वो क्या करेगा? वो अच्छा-अच्छा बात बोलेगा, एकदम सुंदर-सुंदर बात बोलेगा, सबको काइंड बन जाएगा, सबको मदद करेगा, सबको हेल्प करेगा, खुद भी ज़्यादा काम करेगा। तो हॉथॉर्न इफ़ेक्ट कहता है कि अगर आप किसी आदमी पे नज़र रखते हैं, अगर उस आदमी को ऑब्ज़र्व करते हैं और तो उस आदमी का जो परफ़ॉर्मेंस है, वो निखर के आता है। यही कहता है हॉथॉर्न इफ़ेक्ट। चार्ट में देखते हैं, चार्ट में क्या कहता है? चार्ट में कहता है कि पीपल विल एक्ट डिफरेंटली इफ दे नो दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। आदमी अलग तरीके से बिहेव करता है जब उसको लगता है कि कोई हमको देख रहा है ना? इसको हम लोग ऑब्जर्वर इफेक्ट भी कहते हैं। यहाँ फोटो में देखिए, जब इंसान टॉर्च नहीं जलाया था, तो इंसान चुपचाप बैठा हुआ था। लेकिन जैसे ही इंसान टॉर्च जला दिया, फोकस डाल दिया इन लोगों पे, तो इन लोगों को मालूम चल गया कि यार फोकस तो हम लोग पे है, तो कुछ-कुछ करना पड़ेगा। तो ये कुछ-कुछ करके दिखाने लग गया। समझे? इसी को बोलते हैं हॉथॉर्न इफेक्ट। पहले ये लोग नॉर्मल था, फिर ये लोग को देखा कि यार कोई हम लोग को कैमरा मार रहा है, तो ये लोग हाँ, 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 कोई थॉर्न फेंक दिया, हाँ, कोई थॉर्न फेंक दिया, इसीलिए बोलते हैं इसको हॉथॉर्न इफेक्ट। ये तो हो गया, याद करने के लिए मैंने बता दिया कि कोई थॉर्न डाल दिया, तो सबको लगने लगा कि हाँ, ये क्या हो गया? ये तो याद करने के लिए मैं बताया। ये हॉथॉर्न नाम के जगह में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, इसीलिए इसका नाम है हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट या फिर कहें हॉथॉर्न इफेक्ट। ये हॉथॉर्न इफेक्ट देने वाला आदमी था एल्टन मायो। मतलब ये एक्सपेरिमेंट जो किया था ना, वो एल्टन मायो किया था। एक्सपेरिमेंट जो किया था, ये एल्टन मायो किया था। क्यों एल्टन मायो ही क्यों किया था? क्योंकि एल्टन मायो का ही मन था कि लोगों का मोए-मोए कर दें। तो लोग जैसे चुपचाप बैठा हुआ था, तो उसका मोए-मोए करने के लिए ये टॉर्च मार दिया। तो सबका हो गया मायो, मायो, एल्टन मायो, 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 एल्टन मायो, तो ये एल्टन मायो कर दिया। तो ये एक्सपेरिमेंट करने वाला कौन था? एल्टन मायो। तो अगर आपसे सवाल में पूछ लिया जाए कि हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट कौन किया था? तो आपको बताना पड़ेगा ये एक्सपेरिमेंट करने वाले थे एल्टन मायो। और अगर बोलेगा कि इसको पहली बार डिस्क्राइब कौन किया था? तो आपको बताना पड़ेगा हेनरी ए लैंड्सबर्गर। हेनरी ए लैंड्सबर्गर, ठीक है? तो एच से हेनरी, एच से हॉथॉर्न इफेक्ट, है ना? तो हॉथॉर्न इफेक्ट कैसे आया और ये क्या कहता है? हॉथॉर्न इफेक्ट आया हाँ, मतलब सरप्राइज से। आदमी लोग एम्प्लॉय तो सरप्राइज हो गया कि अरे यार हमको तो देख रहा है, हम पे तो थॉर्न लगा दिया है, हम पे तो टॉर्च लगा दिया है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, चलो काम करने लगते हैं। तो वो काम करने लगा। तो इस इफेक्ट के ये इफेक्ट जो आया, ये किस एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था? हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, जो कि शिकागो में हो रहा था, हॉथॉर्न नाम की जगह में। तो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट को करने वाला कौन था? जिसको मायो मायो करने का मन करता था, वही तो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट करेगा। तो मायो मायो कौन करता था? एल्टन मायो, मायो मायो, ठीक है? तो ये था सिंपल, इतना ही आपको ध्यान में रखना चाहिए था, ठीक है? बस इतना ध्यान में रखेंगे, काम बन जाएगा, सिंपल है। अब हम लोग देखते हैं एग्रीगेट्स का थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। एग्रीगेट्स का थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या है? इसको भी हम लोग थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू समझते हैं, फिर हम लोग देखेंगे अरे ये क्या हो गया, मेरे साथ भी मायो मायो हो गया, एल्टन मायो हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्रिस एग्रीगेट्स। नाम क्या गजब है यार। नाम देखिए यहाँ पर है क्रिस। ये जो क्रिस है, ये क्रिस जो उड़ता है, ऋतिक रोशन, क्रिस और फिर एग्रीग्रिस। नाम भी क्या है बताइए? एग्रीग्रिस क्या नाम है इसका? ऐसे क्रिस एग्रीग्रिस एक मॉडल दिया है उसका नाम है मतलब इमेच्योरिटी मैच्योरिटी थ्योरी। ये बोल रहा है कि इमेच्योर से मैच्योर होने का प्रोसेस को हम समझाएंगे। यही प्रोसेस है जिससे एक इंसान मोटिवेट हो सकता है। एक इंसान इसी प्रोसेस से मोटिवेट हो सकता है। ऐसा कहना था किसका? क्रिस एग्रीग्रिस। तो मैंने ये फोटो इस तरह से क्यों बनाया है? क्योंकि जब आप इमेच्योर रहते हैं, तो आपके साथ सिचुएशन बहुत अच्छा रहता है। एकदम सिंपल सा, आप रास्ता में जाते हैं, सब आपका मदद करता है, एवरीथिंग गोज़ वेल, सब चंगा-सी। लेकिन जैसे ही आप मैच्योरिटी में आने लगते हैं, तो सिचुएशन ऊबड़-खाबड़, एग्री-गिरी, 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 है ना? अब गिरी, अब गिरी, अब गिरी, तब गिरी, अब गिरी, तब गिरी, इसलिए एग्री-गिरी। तो ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी का नाम है मैच्योरिटी इमैच्योरिटी थ्योरी, या फिर आप इसको कह सकते हैं एग्रीगेट्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। एग्रीगेट्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन लिख सकते हैं, ठीक है? ये कहता है कि एग्रीगेट्स डालो, आदमी मोटिवेट हो जाएगा। मतलब ये सिचुएशन खराब डालो, आदमी मोटिवेट हो जाएगा क्योंकि वो मैच्योर हो जाएगा, है ना?
तो क्रिस एग्रीग्रिस कहता है कि इंसान जो है वो जब मैच्योरिटी आता है एक इंसान के अंदर, तो उस मैच्योरिटी से वो बहुत कुछ सीख जाता है। वो जो मैच्योर हो जाता है उसमें एम्प्लॉय मोटिवेट भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर एक इंसान इमेच्योरिटी में है, मतलब वो मैच्योर नहीं है, तभी उसको क्या है, उसको बहुत सारा कंप्लेन होगा, बोलेगा यार मेरे साथ ये नहीं होता है, मेरे साथ ये ठीक नहीं होता है, मेरे साथ वो ठीक नहीं होता है, ठीक है। और वो काम ठीक से नहीं कर पाएगा, मतलब उसमें लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और वो कंप्लेनिंग रहेगा, हमेशा कंप्लेन करते रहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो हमेशा डिपेंडेंट रहेगा, दूसरों पर डिपेंडेंट रहेगा कि दूसरा को उसको सुझाव देगा तब वो काम कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। अकेला जो है वो सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाएगा, तो एबिलिटी नहीं होगा उसका, कैपेबिलिटी हाई नहीं रहेगा उसका, कैपेबिलिटी भी स्लो रहेगा। तो इमेच्योरिटी में एक एम्प्लॉय मोटिवेटेड नहीं रह सकता है। मोटिवेटेड रहने के लिए भी उसको कम से कम मैच्योर तो होना पड़ेगा। तो कहता है कि जो भी कंपनी अपने एम्प्लॉय को मैच्योर बनाएगा सिचुएशन टफ करके, तो वो आदमी बाद में मोटिवेटेड रहेगा और सारा काम कर देगा उस कंपनी का। लेकिन कोई भी कंपनी अगर एक इंसान को इमेच्योर ही रहने देगा, तो क्या होगा, वो हमेशा कंप्लेन करते रहेगा उसका एम्प्लॉय हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, उसका एम्प्लॉय हमेशा डिपेंडेंट रहेगा, हमेशा अनकेपेबल रहेगा, समझे। तो ये होते रहेगा। तो ये क्रिस एग्रीग्रिस के द्वारा ये थ्योरी दिया गया है कि मैच्योरिटी से इमेच्योरिटी में आना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए ये थ्योरी इस टाइप का है, इसका नाम भी यही है, इमेच्योरिटी मैच्योरिटी थ्योरी, ठीक है। इसको एक बार हम लोग वहां पर चार्ट में देख लेते हैं, फिर आएंगे यहाँ पर। चार्ट में क्या कहता है, इस थ्योरी का नाम है इमेच्योरिटी मैच्योरिटी थ्योरी। ये किसके द्वारा दिया गया है, क्रिस एग्रीग्रिस के द्वारा, ठीक है, क्रिस एग्रीग्रिस, ठीक है। और हमको जानते ये थ्योरी कैसे याद हुआ था, हम पहले ना सीए कर रहे थे, तो सीए करने समय हमको बहुत कुछ सीखे, हम बहुत बहुत बार फेल हो गए, बहुत कुछ सीखे। तो यही हमको ना इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी में लेके आया। इसीलिए हम सीए यानी कि क्रिस एग्रीग्रिस को याद कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग भी ऐसे याद कर सकते हैं कि क्रिस मतलब इमेच्योरिटी में आप आराम से आए, फिर एग्रीग्रिस मतलब बढ़िया से नहीं आ पाए, है ना। तो यही है, क्रिस एग्रीग्रिस के द्वारा ये थ्योरी दिया गया था। इस थ्योरी के अनुसार से क्या कहता है, क्रिस एग्रीग्रिस क्या कहता है कि एक आदमी का डेवलपमेंट जो है, पर्सन का डेवलपमेंट जो है, वो कैसे होता है, फ्रॉम हैंडलिंग टफ सिचुएशन। वो जब टफ सिचुएशन को हैंडल करता है तब एक इंसान का डेवलपमेंट होता है। लेकिन बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अपने इंप्लॉइज को टफ सिचुएशन फेस करने ही नहीं देता है। क्यों नहीं करने देता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, जो हम रूल्स बनाए हैं उसी पर फॉलो करो, जो प्रोसीजर बनाए हैं उसी को फॉलो करो, अपना दिमाग मत लगाओ। कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे करता है अपने एम्प्लॉय को कि तुम अपना दिमाग मत लगाओ, जो बोला गया है सिर्फ वही करो, जो बोला गया है उसी हिसाब से चलना पड़ेगा तुमको, तुमको अपना दिमाग नहीं लगाना है। तुमको कोई भी काम कर रहा है तो रूल दे दिया गया, उसी रूल के हिसाब से चलो, अपना दिमाग मत लगाओ। तो इस तरह करके क्या करता है, एक इंसान अपने एम्प्लॉय को, मतलब कि जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने एम्प्लॉय को बांध कर रखता है, उसको मेच्योरिटी स्टेज में पहुंचने ही नहीं देता है। इसीलिए क्रिस एग्रीग्रिस कहते हैं कि बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रिवेंट करता है अपने एम्प्लॉइज को फ्रॉम रीचिंग मेच्योरिटी स्टेट। कैसे, थ्रू देयर ओवर रिलायंस ऑन रूल्स, प्रोसीजर एंड रिजिड ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्मल स्ट्रक्चर्स। तो एग्रीग्रिस कहता है कि आप लोग क्या करो, एक मैनेजर को अच्छे से ट्रीट करो, मैनेजर को प्रॉपरली ट्रीट करो, पॉजिटिवली ट्रीट करो, और उसको इस तरह से ट्रीट करो कि आप उनको रिस्पॉन्सिबल अडल्ट समझते हैं। जब आप उसको रिस्पॉन्सिबल अडल्ट समझेंगे तभी वो आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, ठीक है, विल अचीव हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। जब एक इंसान को आप रिस्पॉन्सिबल अडल्ट समझेंगे तो उसका ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकल के आएगा, ऐसा कहना था एग्रीग्रिस का। फिर एग्रीग्रिस कहते हैं कि देखिए, सिचुएशन जब टफ होता है तो एक इंसान स्केप कर सकता है, या फिर वो फाइट कर सकता है, या फिर वो अडेप्ट कर सकता है। तीन सिचुएशन होता है, तीन एटीट्यूड होता है किसी भी आदमी में। जब सिचुएशन हार्ड आता है, जब सिचुएशन उबड़ खाबड़ आने लगता है, तब ये इंसान क्या सोचता है, या तो हम भाग जाएं, स्केप कर ले, या तो हम उस सिचुएशन से लड़ें, या तो उस सिचुएशन को किस तरह से अडेप्ट कर लें, ठीक है। या तो लड़ो, या तो सहो, या तो भागो, ठीक है। तो एग्रीग्रिस कहता है कि ये तीन एटीट्यूड एक आदमी सहता है जब उसको अच्छा सिचुएशन नहीं मिलता है, टफ सिचुएशन मिलता है। तो वहां पर क्या होता है, एक आदमी का कैरेक्टर बिल्ड होता है, एक आदमी किस चीज से बना है वो निखर के आता है। एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच चलता है तो देखते हैं सिचुएशन टफ हो जाता है,
तो वहां पर विराट कोहली बहुत अच्छा खेलता है। उसका क्या रीजन है? क्योंकि वो अंदर से स्ट्रांग है, वो उस सिचुएशन से लड़ता है, फाइट करता है। तो वहां पर आप विराट कोहली को पहचाने कि विराट कोहली में ये दम भी है। ये दम को देखने के लिए, ये क्वालिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एम्प्लॉय को टफ सिचुएशन भी तो देना पड़ेगा, टफ सिचुएशन में रखना तो पड़ेगा। इसीलिए एग्रीज कहते हैं कि आप अपने एम्प्लॉय को बोका मत बना कर रखिए, उसको टफ सिचुएशन दीजिए और उसको मैच्योर्ड बनने का मौका दीजिए, तब वो ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेगा, उसका ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आएगा। ठीक है, अब 7 चेंजेस है, 7 बेसिक चेंजेस है जिसकी वजह से एक इंसान मैच्योरिटी से इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी आ जाता है एक इंसान में। वो कौन कौन सा है चेंजेस, वो बताइए। इस चेंजेस को ही हम लोग बोलते हैं इमेच्योरिटी मैच्योरिटी कंटिन्यूम। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इमेच्योरिटी मैच्योरिटी कंटिन्यूम। ठीक है, ये आप समझ लीजिए कि इमेच्योरिटी का मतलब आप क्लास 9 में है या फिर क्लास 9 से पहले थे, तभी आप इमेच्योर थे पूरा पूरी। फिर मैच्योरिटी आप कब आ गए? मान लीजिए कि क्लास 10th से 12th में आ गए तो आप मैच्योर हो गए। ठीक, आप ये समझ लीजिए। और अभी जो है आप ओवर मैच्योर हैं, दुख दर्द पीड़ा आप सह रहे हैं ना, इसीलिए आप ओवर मैच्योर हैं, ये समझ लीजिए। याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। अभी मतलब मैच्योरिटी मतलब क्लास 10 से लेकर के 12 तक, इमेच्योरिटी मतलब क्लास 9 से पहले या फिर क्लास 9। तो उसमें क्या होता था? आप पैसिव थे, फिर आप मैच्योर होकर के एक्टिव हो गए। पैसिव का मतलब कि आपके घर में मान लीजिए कि आपका पापा बीमार है या ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, तो वहाँ पर आप पैसिवली मतलब कि बिहेव कर रहे हैं। मतलब कि अच्छा ठीक है, पापा बीमार है ना, तो दवाई खा लेंगे, डॉक्टर के पास चले जाएँगे, ठीक है। आप ऐसा सोच रहे हैं। और फिर आप सोच रहे हैं कि हाँ, भैया तो है ना, भैया देख लेगा। हाँ, मम्मी तो है ना, मम्मी देख लेगी, हमको तो पढ़ाई करना है भाई। तो आप वहाँ पर सोच ज़रूर रहे हैं, लेकिन आप पैसिवली सोच रहे हैं, आप एक्टिव नहीं है। लेकिन जैसे ही आप क्लास 10 या 12 में आ जाइएगा, तो आप एक्टिव हो जाइएगा। पापा अगर बीमार है तो आपको टेंशन आ जाएगा, कि कहाँ लेके जाना है, मेरा भैया क्या कर रहा है। अगर मान लीजिए कि आपकी बहन 7 बजे के बाद अपना घर नहीं आएगी, तो आपको थोड़ा-सा टेंशन आ जाएगा। आप थोड़ा एक्टिवली सोचने लगेंगे। तो किसी भी एक्टिविटी में जब आप पैसिवली पार्टिसिपेट करते हैं, इसका मतलब आप इमेच्योरिटी में हैं। और जब आप उसे एक्टिवली एक्टिवली क्या उसको बोलते हैं, पार्टिसिपेट करने लगे, तो आप एक्टिव हैं, आप मैच्योर हैं। ये हो गया पहला लक्षण। दूसरा लक्षण कहता है कि पहले आप डिपेंडेंस रहेंगे, बाद में आप इंडिपेंडेंस को खोजेंगे। मतलब पहले आप डिपेंडेंट रहेंगे, जब आप इमेच्योर रहेंगे तब आप डिपेंडेंट रहेंगे अपने पेरेंट्स पे, कि आपके पेरेंट्स का क्या सोच है, आपको पिकनिक जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ठीक है, फिर आप अपने टीचर पे सोचेंगे कि टीचर का क्या सोच है, हमको कितना देर मैथ पढ़ना चाहिए, कितना देर रीजनिंग पढ़ना चाहिए, कितना देर हमको इंग्लिश पढ़ना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप मैच्योर हो जाएंगे तो आप इंडिपेंडेंट सोचने लगेंगे। आप सोचने लगेंगे कि हमको पिकनिक जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आपको ये बुद्धि आ जाएगा। तो आप पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे या टीचर पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, तीसरा लक्षण क्या है मैच्योरिटी से इमेच्योरिटी में, मतलब इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी में जाने के लिए तीसरा लक्षण है बिहेव इन फ्यू वेज, बिहेव इन वेरियस वेज। मतलब जब आप मान लीजिए क्लास 9 में थे, तो आप बहुत कम वे में बिहेव करते थे। जैसे कि आपको बात करने का तरीका ही नहीं मालूम है। किससे आप बात करते हैं? सिर्फ अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, पापा-मम्मी से बात करते हैं, भाई-बहन से बात करते हैं, मतलब सिबलिंग से बात करते हैं, ठीक है? थोड़ा बहुत हो गया तो रिलेटिव से बात करते हैं, बस। लेकिन जैसे ही आप मैच्योरिटी में आए, तब आप किससे-किससे बात करने लगे? किससे-किससे आप कॉन्टैक्ट करने लगे? अपने क्या बोलते हैं दुकानदार से, तो सेल्समैन से आप बात करने लगे, ठीक है? आप समोसा लेने गए तो समोसा वाले को आप समझा रहे हैं कि नहीं ये समोसा नहीं यार, इस तरह से समोसा हमको दो। चाउमीन वाले के पास गए तो चाउमीन वाला से बात किए, है ना? मान लीजिए कि कभी आपको स्कूल ड्रेस खरीदना था, तो स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए आप खुद ही चले गए, क्योंकि आप क्लास 10 और 12 के बच्चे हैं, तो आप खुद ही चले गए। तो आप अलग-अलग तरह से बिहेव करने सीख गए। तो ये इमैच्योरिटी से मैच्योरिटी में आप आ गए। चौथा लक्षण है कि इमैच्योरिटी में आपका जो इंटरेस्ट है वो शैलो रहता है, लेकिन मैच्योरिटी में डीप एंड स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट आता है। इरेटिक शैलो इंटरेस्ट में आप देखिएगा कोई बच्चा रहता है ना, उसको आज क्रिकेट पसंद है तो कल को पसंद नहीं होगा, कल को फुटबॉल पसंद होने लगेगा। परसों को वो मान लीजिए कि डॉक्टर बनना चाहेगा, तो आज को बनना चाहेगा वो इंजीनियर। ठीक है, कभी डॉक्टर बनना चाहेगा, कभी इंजीनियर बनना चाहेगा। लेकिन जैसे ही वो 12 आ जाएगा, क्लास 10 में आ जाएगा, तब वो क्या करेगा? उसका जो इंटरेस्ट है वो डीप हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। वो साइंस ले लेगा तो बोलेगा कि हाँ यार, हम मैथ मैथ और साइंस लिए हैं तो हम इंजीनियर बनेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए वो क्रिकेट पसंद करता है तो जिंदगी तक क्रिकेट पसंद करते रहेगा, हम लोग के जैसे। ठीक है, तो उसका डीप एंड स्ट्रांग इंटरेस्ट आ जाएगा। ये भी एक लक्षण है। और क्या क्या लक्षण है? शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव रहता है आपका जब आप इमेच्योर रहते हैं। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव रहता है आपके दिमाग में, यही रहता है कि हम क्लास 9 में कैसे टॉप करना है, क्लास 8 में कैसे टॉप करना है।
क्लास 9 में हम फर्स्ट कैसे आ सकते हैं, वो अर्जुन को कैसे हरा सकते हैं, वो कर्ण को हम सेकंड ला देंगे, हम खुद फर्स्ट आ जाएंगे। तो आप इसके बारे में सोचते हैं, आपका पर्सपेक्टिव बहुत शॉर्ट रहता है, शॉर्ट टर्म में ही आप सोचते हैं। लेकिन जैसे ही आप क्लास 10 और 12 आ जाते हैं, तो आप किसके बारे में सोचते हैं कि हम क्या बनेंगे बड़ा होकर के, हम 12 क्लास के बाद क्या लेंगे, हम कौन सा कोर्स करेंगे, हम ब्यूटिशियन बन जाए क्या, नहीं हम तो होम साइंस लेंगे, नहीं 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 हम तो फार्मा करेंगे, बी फार्मा कर लेंगे। तो आपका जो हॉराइजन है सोचने का वो बढ़ जाता है, आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। ठीक, ये हो गया एक लक्षण। और एक लक्षण देखते हैं, सबऑर्डिनेट पोजीशन। जब आप क्लास 9 में रहते हैं, तब आप जो है अपने भैया के अंडर में काम करते हैं, आप अपने भैया के अंडर में काम करते हैं, अपना भैया के साथ ही जाते हैं, जहां पर भी जाते हैं अपना भैया से पूछ पूछ के काम करते हैं कि ये शॉट मार दे, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं भैया, ये शॉट मार दे, छक्का चल जाएगा ना, तो बोला हाँ हाँ चल जाएगा, डोंट वरी। फिर अपना भैया के साथ दुकान गए हैं, दुकान में भैया ही आपका सब कुछ ले दे रहा है, तो अपना भैया को बोल रहे हैं भैया ये भी दिला दो, ये भी भैया दिला दो। तो क्लास 9 तक आप ऐसे ही करते हैं। लेकिन जब आप क्लास 10 में चले जाते हैं, तब बोलते हैं कि नहीं हम भी भैया के बराबर हैं, जो चीज़ भैया को मिलता है ड्रेस, वो हमको भी मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी तो भैया के बराबर हैं, हम भी तो मार्केट जाते हैं, हम भी तो सामान खरीद के लाते हैं। तो आप भैया से मतलब बराबरी करना चाहने लगे। तो आप सबऑर्डिनेट पोजीशन में नहीं रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप सुपर ऑर्डिनेट पोजीशन में रहे, या फिर इक्वल रहे, या तो आप भैया से भी बड़े हो जाए, ये आप चाहिएगा, या फिर आप भैया के इक्वल रहें, यही चाहिएगा, है ना। तो ये इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी जाने का एक लक्षण है। और लास्ट लक्षण, लास्ट चेंजेस क्या आता है, पहले आप खुद के बारे में उतना विचार नहीं रहता आपका, लेकिन बाद में आपको विचार रह जाता है। ऐसा क्या मतलब, क्लास 9 तक आपको कोई भी बेवकूफ बना सकता है कि तुम तो बेवकूफ हो यार, तुमको कुछ नहीं मालूम है, तुम फर्स्ट कर लिए क्लास में, तो इसका क्या मतलब कि तुम तेज हो, तुम तो बेवकूफ हो, एक नंबर के बेवकूफ हो, तुमको कुछ नहीं आता है। लेकिन जब आप मेच्योर हो जाएंगे, तब आपको ये मालूम रहेगा कि फर्स्ट भी करते हैं हम, इसका मतलब कि हम पूरा बेवकूफ नहीं है, हो सकता है हल्का फुल्का बेवकूफ हो, लेकिन पूरा बेवकूफ नहीं है। कोई भी आकर के हमको चरा के नहीं जा सकता है। आई हैव माई ओन एबिलिटी, आई हैव माई ओन नॉलेज, डोंट इंटरफेयर बिटवीन बिटवीन एनीवन। तो ये सब आपको नॉलेज आ जाएगा जब आप क्लास 10-12 में आ जाते हैं। तो याद करने के लिए आप यही याद कर लीजिए कि आप क्लास 9 में कैसे थे और क्लास 10 और 12 में कैसे थे। तो आप इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी की तरफ मूव कर रहे थे उस समय। तो क्या क्या क्वालिटी था जब आप क्लास 9 में थे, आप डर डर के काम करते थे। आप सिर्फ अपने मन से सोचिए कि क्लास 9 में क्या था, क्लास 10 में क्या हो गया। क्लास 9 में हम डिपेंडेंट थे, अपना मम्मी पापा और अपना भैया के बारे में सुनते थे। लेकिन हम क्लास 10 और 12 में क्या करें, अपने से डिसीजन लिए कि हमको साइंस लेना है या फिर हमको कॉमर्स लेना है, तो हम इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है। दूसरा कि पहले हम पैसिवली सोचते थे, घर में कोई प्रॉब्लम हो रहा था तो हम ना दिमाग नहीं लगाते थे, हम ना पढ़ाई करते थे। लेकिन अब हम थोड़ा दिमाग भी लगाते हैं, मतलब हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। तीसरा, पहले हम एक आध आदमी लोग से बात करते थे तो हम कुछ ही वेज में बिहेव कर पाते थे, और आजकल तो हम दुकानदार, समझे, और फिर भिखारी को भीख भी देते हैं हम, हाँ मंदिर भी जाते हैं, पुजारी से भी बात कर लेते हैं, पुजारी को प्रणाम भी करके आते हैं। ठीक है। फिर हम कुछ सामान लाना तो सामान लेकर के आते हैं, कुछ बार्गेनिंग करना तो बार्गेनिंग कर लेते हैं, अपना शर्ट पैंट खरीद के ले आते हैं। इसका मतलब कि हम बहुत सारे वेज में बिहेव कर सकते हैं। चौथा कि पहले हमको सारा कभी क्रिकेट पसंद था, कभी हमको फुटबॉल पसंद था, कभी हम क्रिकेटर बनना चाहते थे, कभी फुटबॉलर बनना चाहते थे। तो मेरा शैलो इंटरेस्ट था, इरेटिक शैलो इंटरेस्ट था। लेकिन अभी अभी मेरा इंटरेस्ट है एकदम सुपर, कि हमको आरबीआई ग्रेड भी बनना है। ठीक है। तो वो इंटरेस्ट मेरा आ गया। फिर हम भैया से थोड़ा सा नीचे रहना पसंद करते थे, तो हम सबऑर्डिनेट पोजीशन में थे। लेकिन जैसे ही हम क्लास 10-12 में आ गए, तब हम चाहने लगे कि नहीं हम भैया के बराबर हैं, हम छोटा वोटा नहीं है, तो हम सुपर पोजीशन में आने खोजने लगे, नहीं तो हम इक्वल पोजीशन में आने खोजने लगे। पहले मेरा पर्सपेक्टिव शॉर्ट टर्म था, हम सोचते थे कि अभी मेरा गर्लफ्रेंड हो जाएगी, पूरा मजा करेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे यार, मस्त मस्त। लेकिन फिर बाद में हम सोचने लगे कि हमको ये गर्लफ्रेंड को वाइफ बनाएंगे तो हमको बाद में इतना दिन रहना है, इतना साल रहना है, तो फिर हम गाड़ी खरीदना पड़ेगा, फिर हमको ये खरीदना पड़ेगा, उसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा। तो आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म हो गया, जब आप पास्ट फ्यूचर सब सोचने लगे। फिर पहले आप अपने आप को बोका समझते होंगे, कोई आपको डांट देता होगा तो आपको डर लगता होगा, लेकिन आजकल आपको कोई बोका नहीं बना सकता है ना, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है, आपके पास खुद का भी नॉलेज है ना। तो ये सब है इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी जाने का लक्षण। ठीक है। तो ये कौन बोला था, ये बोला था क्रिस एग्रीग्रिस, जो बोला था कि इमेच्योरिटी में आदमी को आराम मिलता है, लेकिन जैसे ही वो इमेच्योर मतलब मैच्योरिटी घुसने लगता है, तब सिचुएशन बदल जाता है, उसको अरगर 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 करने लगता है पड़ता है। तो यही कौन दिया था, क्रिस एग्रीस दिया था। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये मैच्योरिटी इमेच्योरिटी थ्योरी कौन दिया था, आप बता देंगे क्रिस एग्रीग्रिस। ठीक है। तो ये चार्ट इजी था, वो मैंने आपको समझा दिया।
ठीक है, एक बार मैं इसे समराइज कर देता हूँ शॉर्ट में। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि हॉथॉर्न इफेक्ट क्या होता है। हॉथॉर्न इफेक्ट का मतलब होता है कि किसी पे आप टॉर्च मार दोगे, किसी को अगर आप देखने लगोगे, किसी पे आप नजर बना दोगे, किसी को आप ऑब्जर्व करने लगोगे, तो वो इंसान हाँ ये क्या हो गया, हाँ ये क्या हो गया, चलो काम करने लगते हैं, वो हॉथॉर्न हो जाएगा, वो हॉथॉर्न हो जाएगा, समझे, और वो ज्यादा काम करने लगेगा। तो मतलब इंसान को अगर देखने लगे कोई, तो इंसान ज्यादा काम करने लगता है। अगर इंप्लॉय को आप सुपरवाइज करने लगोगे, बीच बीच में नजर बनाए रखोगे, तो इंप्लॉय ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाएगा, ज्यादा काम कर पाएगा, ज्यादा मोटिवेटेड भी हो पाएगा। ऐसा कहना था हॉथॉर्न इफेक्ट का। हॉथॉर्न इफेक्ट नाम क्यों पड़ा है, ये हॉथॉर्न शिकागो में एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, इसीलिए ये हॉथॉर्न इफेक्ट कहलाता है। हॉथॉर्न नाम की जगह में जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसको करने वाले थे एल्टन मायो जी, क्योंकि उनको मन था सबको मायो मायो करने का। ठीक है, इसीलिए एल्टन मायो के द्वारा किया गया था हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। उस हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड ये हॉथॉर्न इफेक्ट आया, जिसको कौन दिया, हेनरी एच लैंड्सबर्गर ने दिया। ठीक है, ये तो था हॉथॉर्न इफेक्ट। अब है एग्रीग्रीस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये कौन दिया था, ये दिया था क्रिस एरग्रिस। क्रिस एरग्रिस, क्रिस मतलब इमेच्योरिटी से आप आराम से आए, फिर एरग्रिस मतलब सिचुएशन टफ हो गया, आप मेच्योर बन गए। तो इसका मतलब ये इमेच्योरिटी मेच्योरिटी थ्योरी है। इस थ्योरी के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि एक इंसान तब डेवलप होता है, एक इंसान तब जागरूक होता है, तेज बनता है, जब उसको टफ सिचुएशन फेस करता है। लेकिन अगर उसको टफ सिचुएशन फेस ना करना पड़े, तो वो उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो क्रिस एग्रीग्रिस कहते हैं कि बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को रूल्स के अंदर बांध देता है, प्रोसीजर के अंदर बांध देता है, जिसकी वजह से वो एम्प्लॉय टफ सिचुएशन फेस नहीं करता है और वो मैच्योर नहीं हो पाता है। और जब वो मैच्योर नहीं हो पाता है, तो जब एक्चुअल में टफ सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन में आता है, तो उसको हैंडल नहीं कर पाता है और वो अनमोटिवेटेड रहता है, डरा डरा रहता है और कंप्लेन करते रहता है। ठीक है, तो कंप्लेन नहीं करे और वो एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल हो, वो एम्प्लॉय हर सिचुएशन में आप काम कर दे, मोटिवेटेड रहे, तो उसके लिए आपको उसको रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा अपने एम्प्लॉय को। तो किस तरह से एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबल एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है, उस पर बिलीव करके, उसको रिस्पॉन्सिबल बना करके, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके। कोई भी एटीट्यूड को फेस करके ही एक इंसान मैच्योर बनता है। तीन तरह का एटीट्यूड होता है, या तो लड़ लो, या तो भाग लो, या तो सह लो। इमेच्योरिटी मैच्योरिटी कंटिन्यूम का मतलब होता है कि वो 7 चेंजेस जिसमें एक इंसान इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी की ओर बढ़ जाता है। जब एक इंसान इमेच्योर होता है, तो वो चीज़ों को पैसिवली सोचता है, पैसिवली पार्टिसिपेट करता है, लेकिन मैच्योरिटी में आने के बाद वो हर चीज़ों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगता है। इमेच्योरिटी में लोग डिपेंडेंट रहता है, मैच्योरिटी में लोग इंडिपेंडेंट हो जाता है। मैच्योरिटी में लोग बस कुछ ही तरह से बिहेव कर सकता है, लेकिन मैच्योरिटी में लोग अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकता है, क्योंकि अलग अलग लोगों से बात करता है, अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। फिर इमेच्योरिटी में लोगों का इंटरेस्ट बहुत सैलो होता है, मतलब कि वो आराम से फ्लक्चुएट कर सकता है, कभी क्रिकेटर मन है बनने का, कभी डॉक्टर बनने का मन है, कभी मोदी बनने का मन है, कभी राहुल गांधी बनने का मन है। तो इस तरह का होता है इमेच्योरिटी में। लेकिन मैच्योरिटी में इंटरेस्ट जो होता है वो डीप होता है, स्ट्रांग होता है। अगर उसको आरबीआई ग्रेड बी बनना है, तो आरबीआई ग्रेड बी ही बनना है। ठीक है, जब आदमी इमेच्योर होता है, तो उसका शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव होता है, वो सिर्फ आज के बारे में सोचता है, कल के बारे में सोचता है। जैसे कि जो इंसान सोचता है कि हम क्लास 9 में खाली टॉप कर जाएं, बस बात खत्म। लेकिन जब आप क्लास 10 में आ जाते हैं, 12 में आ जाते हैं, तब आप मेच्योर हो जाते हैं, तब आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पैदा हो जाता है। आप पास्ट भी सोचते हैं कि आज तक हम कितना नंबर लेकर के आए हैं और आगे हम क्या जिंदगी में बनेंगे, वो भी सोचने लगते हैं। तो आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आ जाता है। फिर जब आप क्लास 9 में रहते हैं, यानी कि इमेच्योर रहते हैं, तो आप सबऑर्डिनेट पर्सन रहते हैं। मतलब कि आप चाहते हैं कि हम किसी के अंदर रहेंगे तो हम बेटर फील करेंगे, हम सेफ रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप क्लास 10 या 12 चल जाते हैं, तब हम मैच्योर बन जाते हैं। तब आपको मन करता है कि हम सुपर ऑर्डिनेट पोजीशन पर रहें, मेरे पास पावर हो, हम सब कुछ कंट्रोल करके रख पाए, हम भैया से नीचे नहीं रहे, हम भैया के बराबर रहें। तो आप इक्वल रहना चाहेंगे या फिर सुपर ऑर्डिनेट पोजीशन पर रहना चाहेंगे। जब आप इमेच्योर रहते हैं या फिर क्लास 9 में रहते हैं, तब आपका खुद में भरोसा नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही आप क्लास 10 में पहुंच जाते हैं, तब आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, हम क्लास 10 में भी पढ़ाई किए हैं, हम क्लास 10 में अच्छा नंबर लेकर के भी आए हैं, तो इसका मतलब कि हम मेरे अंदर कुछ है, हम कैपेबल हैं। तो आपने आपके बारे में आपका अवेयरनेस भी आ जाता है। तो यही है एग्रीगेट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो दोनों को मैंने समराइज कर दिया। आपको एक बार वीडियो को वापस देखना तो आप देख लीजिए, अदरवाइज देखने का कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, इस चार्ट को मैंने यहाँ पर कवर करा दिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो नेक्स्ट चार्ट को कवर करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो में जरूर लाइक करें, जरूर शेयर करें मेरे वीडियो को,
और मेरे वीडियो में कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरा पूरा दिन बना देता है। मैं आपका कमेंट का इंतजार करते रहता हूँ, सुबह शाम दिन रात। ठीक, तो आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपके पास समय है तो आप जरूर कमेंट करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन तो फ्री है, लेकिन मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर का काम करता है। मुझे भी मोटिवेशन का ज़रूरत होता है। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, आगे आने वाले कंटेंट आपको बहुत फायदा देंगे। ठीक है, टेलीग्राम का चैनल का नाम है कुमार आर्यन टेलीग्राम, ये सर्च करोगे आपको वहाँ मिल जाएगा। ये जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। ठीक है, अगर आपको मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है, मुझसे बात करना है, या फिर कोई भी इशू है, तो आप इस इंस्टाग्राम हैंडल पे जाकर के डीएम कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट भी करो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक, जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।